हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। रिसेंटली हमको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं जहां पर इंटरनेशनल ऑथर्स ने और एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि कोल्ड वॉर 2.0 ऑलरेडी चालू हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं एक आर्टिकल द इनएविटेबल राइवलरी, जहाँ पर जॉन मेर्शहाइमर बोलते हैं कि जो नया कोल्ड वॉर होगा वो ऑलरेडी अंडर वे है और इसका इम्पैक्ट पहले कोल्ड वॉर से भी ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर हमको यूएसए चाइना कि राइवलरी देखने को मिलेगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और स्कॉलर माइकल बैकले का ये कहना है कि आने वाले समय में हमको दो ग्रुप, एक ग्रुप जहाँ पर यूएसए और उसकी साथ वाली कंट्रीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगी और दूसरा ग्रुप जहाँ पर चाइना और रशिया मिलकर स्टैब्लिश सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, ऑथोरिटेरियन रिजिम लेके आना चाहती हैं। इन दोनों के बीच हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। और हमने ये भी देखा है कि खासकर यूक्रेन क्राइसिस के बाद इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल सामने आए हैं। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार कोल्ड वॉर 2.0 है क्या। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कोल्ड वॉर 1 और कोल्ड वॉर 2 के बीच का डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे कोल्ड वॉर में कैसा वॉरफेयर होता है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड वॉर 2.0 कैसे बिल्डअप हुआ है रिसेंट ईयर्स में। हम प्रेजेंट सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर यह बात भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है इस कोल्ड वॉर में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या है फ्यूचर पर्सपेक्टिव कोल्ड वॉर को लेकर। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कोल्ड वॉर 1 के बारे में और कोल्ड वॉर 2 के बारे में। कोल्ड वॉर बेसिकली वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज होता है। यहाँ पर हमने कोल्ड वॉर 1 में देखा था कि यूएसए जहाँ पर कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को बैक कर रहा था, वहाँ पर यूएसएसआर उस टाइम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बैक कर रहा था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इस बात में यकीन रखती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक लिबर्टी होनी चाहिए, उसके पास चॉइस होनी चाहिए, उसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए। और यहाँ पर इस बात को एनकरेज करा जाता है कि मार्केट में कंपटीशन हो, इससे बेस्ट चीज़ निकलकर सामने आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जहाँ पर स्टेट कंट्रोल करना चाहती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, रिसोर्सेज को, साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में वन पार्टी रूल होता है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस थे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, जिस वजह से हमने देखा था कि कोल्ड वॉर 1 हुआ। यूएसए और यूएसएसआर जब वर्ल्ड वॉर 2 में साथ थे, उसी टाइम से उनके बीच में डिफरेंसेस आना चालू हो गए थे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है, वैसे ही यूएसए को ये रियलाइज़ होता है कि यूएसएसआर अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं कोल्ड वॉर 1 चालू होता है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और फाइनली जब 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके पीछे छूट जाती है सबसे बड़ी कंट्री रशिया। और 1990s के बाद हमको देखने को मिलता है यूएसए की हेजीमनी, जहाँ पर यूएसए एक सोल सुपर पावर की तरह सामने आता है। मगर फ्रेंड्स, आज सिनेरियो फिर से चेंज हो गया है। आज के समय में रशिया और चाइना दोनों इतने कैपेबल देश हो चुके हैं कि वह यूएसए से कंप्लीट कर सकते हैं और फाइट कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए। इसलिए आज के समय में हमको कोल्ड वॉर 2.0 सुनने को मिलता है फ्रेंड्स। मगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कोल्ड वॉर 2.0 में। जहाँ पर कोल्ड वॉर 1 कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बीच था, यहाँ पर कोल्ड वॉर 2 का मेजर फोकस इस बात पे है कि वर्ल्ड इस वक्त दो ग्रुप में बट रहा है। और वह दो ग्रुप में से एक ग्रुप है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का और दूसरा ग्रुप है ऑटोक्रेसीज यानी अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ का, जहाँ पर चाइना और रशिया को अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक कंट्री में डाला गया है। और यहाँ पर यूएसए और उसके अलाइज डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और लिबरल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कोल्ड वॉर 1 और कोल्ड वॉर 2 के बीच। मगर कोल्ड वॉर 1 की तरह ही कोल्ड वॉर 2 में भी हमको जो मेथड ऑफ वॉर है, जो तरीका है वॉर लड़ने का, वो सिमिलर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कोल्ड वॉर में फाइट होती है। फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर में हमको डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन यानी कि डायरेक्ट लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। ना हमको कोल्ड वॉर 1 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में देखने को मिली, और शायद ही हमको प्रेजेंट टाइम्स में भी यूएसए रशिया और यूएसए चाइना के बीच डायरेक्ट फाइट देखने को मिले। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर इनडायरेक्ट फाइटिंग होती है, कुछ दूसरे तरीके होते हैं फाइटिंग के, इसलिए इसको कोल्ड वॉर बोला जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू होता है पावर पॉलिटिक्स का। हर कंट्री अपने आप को ग्रेट पावर दिखाना चाहती है और इसी चीज़ का कंपटीशन होता है बिटवीन कंट्रीज़। यहाँ पर हम देखेंगे वॉर डायरेक्ट तो नहीं लड़ते, मगर प्रॉक्सी वॉर बहुत देखने को मिलेंगे हमको। कोल्ड वॉर 1 में भी हमको प्रॉक्सी वॉर देखने को मिले थे ईस्टर्न यूरोप में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। प्रॉक्सी वॉर को हम समझ सकते हैं सीरियन सिविल वॉर के एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यूएसए सपोर्ट करता है
सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, और यहाँ पर यूएसए का यूके, फ्रांस, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजराइल साथ देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट बशर अल असद को, और यहाँ पर रशिया के साथ ईरान और शिया मिलिटेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉक्सी वॉर में यही होता है, कोई भी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, मगर वो अपनी फाइनेंशियल हेल्प देती है, मिलिट्री हेल्प देती है दोनों ग्रुप्स को, और इस तरीके से इनडायरेक्टली यूएसए और रशिया के बीच फाइट हो रही है, इसलिए इसको हम प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। यहाँ पर बेसिक पर्पस दोनों ग्रुप्स का ये होता है कि वो हर कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करें जो उनके प्रति सिंपैथेटिक हो, ताकि हर कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट आ सके जो या तो यूएसए को सपोर्ट करती हो या रशिया को सपोर्ट करती हो। इसलिए हम देखते हैं ये दोनों कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी तीसरी कंट्री के फाइट में, क्योंकि वो चाहती हैं वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट आए जो उनके लिए फेवरेबल हो और समय आने पर वो साथ दे सकें जब उनकी फ़ाइट हो किसी दूसरी कंट्री से। कोल्ड वॉर 1 के टाइम हमको अमेरिका की एक फॉरेन स्ट्रेटजी देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के लिए यूएसए दूसरी कंट्रीज़ में फंडिंग करता था, उनको फाइनेंशियल एड देता था, और ये कोशिश करता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किसी भी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि यूरोप में और अमेरिका की तरफ आगे ना बढ़े। बेसिकली यहाँ पर यह बात को रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि जब हमने 18 और 19 सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म देखा, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली होल्ड करती है, उस कॉलोनियलिज्म को अब रिप्लेस कर दिया था स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ने, वर्ल्ड वॉर 2 ने। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर दोनों इस बात पर फोकस करते हैं कि अपना अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, और स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उनको दूसरी कंट्रीज़ को अपने फेवर में लाना होता है। इसलिए हम देखते हैं यूएसए और रशिया दूसरी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं ताकि वो अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएँ। फ्रेंड्स, हमने वर्ल्ड वॉर 1 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी थी, वो ये थी क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज़ थी, इसलिए हमको जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंट है, वो एक बहुत बड़ा फीचर होता है इन दोनों के वॉरफेयर का। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को पता था कि अगर वो वॉर लड़ती हैं तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, यानी दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर केपेबल हैं, एक दूसरे को बराबर तरीके से हार्म पहुँचा सकती हैं। इसी खतरे की वजह से हमको कभी भी डायरेक्ट फाइट देखने को नहीं मिली यूएसए में और यूएसएसआर में। और हम ये भी देखते हैं क्योंकि कोल्ड वॉर बेसिकली वॉर ऑफ आइडियोलॉजी होता है, इसलिए इस वॉर को जो लीड करते हैं वो डिप्लोमेट्स लीड करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज लीड करती हैं। ये वॉर हमको स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर यूएसए, रशिया या चाइना ओलंपिक्स में अपने आप को डोमिनेट करना चाहेंगी। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिटिकल इवेंट्स में कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजी साफ देखने को मिलती है। ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से कोल्ड वॉर को लड़ा जाता है, और ये बिल्कुल अलग होते हैं कन्वेंशनल वॉर से यानी कि परंपरागत वॉर से। आइए अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर 2.0 आखिरकार कैसे बिल्डअप हुआ है इस स्टेज तक। पिछले 15-20 सालों में ये बात ऑब्जर्व करी जा सकती है कि यूएसए और रशिया अपोजिट साइड्स में है कुछ मेजर इश्यूज़ में। जैसे सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर नेटो एक्सपेंशन का। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूएसए नेटो को एक्सपेंड करे। सिमिलरली हमको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है कि यूएसए और रशिया अपोजिट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं सीरिया में, यमन में, लीबिया में। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए ने रशिया पर एलिगेशंस लगाए हैं कि रशिया साइबर वॉरफेयर कंडक्ट कर रहा है यूएसए के खिलाफ। और हमने ये भी देखा है पिछले 20 सालों में रशिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रशिया इस वक्त एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आया है यूएसए के लिए। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि रशिया और चाइना भी काफ़ी क्लोज आए हैं पिछले कुछ सालों में, और इन दोनों के पास आने से हमको ये देखने को मिलता है कि रशिया और चाइना के साथ आने की वजह से लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है, और हमको देखने को मिलता है कि अथॉरिटेरियनिज्म और इकोनॉमिक कोहर्शन बढ़ता हुआ दिखता है। रिसेंटली जो बाइडेन ने ये बोला है यूएस और चाइना के बीच जो राइवलरी है वो बेसिकली लड़ाई है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएसए की हेजीमनी धीरे धीरे कम होती जा रही है और चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर चाइना और रशिया एक साथ काम करते हुए दिखते हैं क्योंकि उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है ग्लोबल ऑर्डर और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने में। यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका डोमिनेंस बढ़े और यूएसए का कम हो, इसलिए इस वक्त वो चैलेंज करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्या है प्रेजेंट सिनेरियो।
यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट सिनारियो में हमको देखने को मिलता है कि चाइना डोमिनेट कर रहा है सी में भी और लैंड में भी। खासकर चाइना ने ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस काफ़ी बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में, जहाँ पर उसने कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं माना और बाकी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को भी डिसरिगार्ड करते हुए वहाँ पर वो अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाया है। सिमिलरली चाइना ने लैंड पर भी ये चीज़ करने की कोशिश करी है, जहाँ पर वो इंडिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने 2008 के बाद से 2 सॉवरेन कंट्रीज़ पर अटैक किया है। पहली कंट्री थी जॉर्जिया और रिसेंटली हम देख रहे हैं यूक्रेन। तो ये दिखाता है कि रशिया ने अब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यानी कि यूएसए और उसके अलाइ कंट्रीज़ की बात मानना बंद कर दी है और डिसरिगार्ड कर दिया है उनके इंटरनेशनल ऑर्डर को। एक और प्लेयर जो हमको इस वक्त दिखता है वो है ईरान। ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है ईरान ने अपना काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस बना लिया है इराक में, लिबानन में, सीरिया में और यमन में। और आने वाले समय में हमको रशिया, चाइना और ईरान साथ काम करते हुए भी दिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम ऑन गोइंग क्राइसिस देख रहे हैं यूक्रेन में, उसने दिखाया है कि जो एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो कुछ हद तक नाकाम रहा है यूक्रेन को बचाने में और रशिया को रोकने में। इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी क्रूशियल है कि हम कोल्ड वॉर 2.0 को समझें और तैयार रहें आने वाले टाइम के लिए। आइए अब हम देखते हैं इंडिया का क्या रोल हो सकता है कोल्ड वॉर 2.0 में। फ्रेंड्स कोल्ड वॉर 1 में तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात करी, जहाँ पर उसने बोला था कि वो ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ना वो यूएसए को ज्वाइन करेगा ना वो यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा। मगर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यूएसए और बाकी कंट्रीज़ ये मानती हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं यूएसएसआर से काफ़ी क्लोज है, क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था वोट करना अगेंस्ट यूएसएसआर जब यूएसएसआर ने हंगरी पर और चेकोस्लोवाकिया पर इन्वेजन किया था। और रिसेंटली भी हम देखते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया ने सिर्फ ये बोला है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लेके आना चाहिए और रशिया के अगेंस्ट वोट करने से मना कर दिया है। मगर आज का सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, साथ साथ इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए फ्रेंड्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया एक यूनिक पोजीशन में खड़ा है, जहां पर इस वक्त इंडिया के संबंध हर कंट्रीज से लगभग अच्छे हैं, मगर आने वाले समय में इंडिया के पास एक टफ चॉइस आ सकती है, जहां पर उसको एक तरफ यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जाना पड़ सकता है या फिर रशिया, चाइना और ईरान के ग्रुप में जाना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ही डिसाइड करेगा कि कोल्ड वॉर 2.0 का डायरेक्शन क्या होने वाला है, किस तरफ पेंडुलम स्विंग करेगा। फ्रेंड्स ये तो बात हुई इंडिया की। आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है कोल्ड वॉर 2.0 को लेके। एक अहम बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि अब जो न्यूक्लियर डिटरेंट है, अब जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, वो बेसिकली रशिया और चाइना अपने फेवर में यूज़ करते हैं, ये बोलकर कि वो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं और अगर कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर करती है तो वो न्यूक्लियर वॉर का ऑप्शन अपना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखा गया है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा देकर वॉर को लड़ा जा रहा है। ये सेम चीज़ रशिया ने फिलहाल यूक्रेन में बोली थी। कोल्ड वॉर 2.0 में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आने वाले समय में हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और भी बहुत सारे एडवांसमेंट देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी में, जो डिफाइन करेंगे कि कौन सी कंट्री के पास एज है और कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री से आगे निकल गई है। इसलिए हम देखेंगे कि यूएसए, रशिया, चाइना लगातार अपने सुपर कंप्यूटर्स की पावर, क्वांटम कंप्यूटर्स की पावर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब चीज़ों में आगे रहते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि प्रेजेंट टाइम्स में हमको जो मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखता है, जहाँ पर सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है बल्कि मल्टीपल पावर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान। तो आज हमको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिलता है। मगर फ्रेंड्स यही कारण है जिस वजह से इस वक्त केओस है पूरे वर्ल्ड में और जगह जगह पर हमको कॉन्फ्लिक्ट और विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कंपटीशन देखने को मिल रहा है बिटवीन कंट्रीज, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से आगे निकलना चाहती है और अपना डोमिनेंस और स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में जब तक हमको बायपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं मिलेगा, जब तक मल्टीपोलर वर्ल्ड की वजह से हमको ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये केओस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यह बोला गया है कि ग्रेट पावर हमेशा कंपटीशन में रहती हैं, डोमिनेंस बढ़ाना चाहती है। ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि पहले जब ब्रिटेन और फ्रांस
डोमिनेंस के लिए लड़ाई करते थे, उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर ने लड़ाई करी, और आज के समय में हमको एक तरफ यूएसए चाइना, यूएसए रशिया, इंडिया चाइना, ये सब पावर्स डोमिनेंस की लड़ाई करते हुए दिखती हैं। मगर इन सब राइवलरीज के बीच हमको एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी देखने को मिल सकता है कि केओस के बाद ही क्लैरिटी आती है। इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी इन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और आने वाले समय में हमको एक स्टेबल न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर 2.0 किस तरीके से शेप लेता है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस कोल्ड वॉर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोल्ड वॉर 2.0 बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।